नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और एमसीएक्स पर कॉटन वायदा डिलीवरी में चला गया है और 30 दिसंबर को एक्सपायर भी हो जाएगा। नया नियम ना आने से जनवरी वायदा अभी तक नहीं आया है। ऐसे में स्पॉट में हमने कॉटन के दाम जोरदार गिरते हुए देखे हैं। एक दिन में दाम 1000 रुपये प्रति क्विंटल तक लुढ़क गए हैं। ऐसे में बाजार और किसानों को क्या उम्मीद है, यही बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एससी कमेटी ऑन एग्री के मेंबर अनिल घनवत, पंजाब से कॉटन के किसान सुधीर बिश्नोई और राजस्थान से कॉटन के किसान अंकुर बिहानी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत शुक्रिया यहाँ पर साथ जुड़ने के लिए भी। कॉटन में ऑफ कोर्स हमने बहुत उठापटक देखी है। पिछले एक साल में यहाँ पर ऑल टाइम हाइज बनते हुए नजर आए और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिली। काफी हद तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ये भी कहा कि पहले तो ज्यादा दामों की वजह से यहाँ पर टेक्सटाइल मिलों को अपनी कैपेसिटी बंद करनी पड़ी और उसके बाद यहाँ पर किसानों ने काफी हद तक हाथ रोक लिया, कॉटन को बाजार में नहीं लेकर आए। और पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखें तो करीबन 15 से 20 लाख बेल कम आई है बाजार में, जिसका असर यहाँ पर प्राइसेस में रहा है। वायदा का कितना असर है जानने के लिए कोशिश करते हैं। सुधीर जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे पंजाब में कॉटन के भावों के क्या हाल हैं और वायदा से आपको कोई यहाँ पर रेफरेंस प्राइस के लिहाज से कोई फर्क पड़ता है या नहीं? सुधीर बिश्नोई जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुधीर जी से यहाँ पर संपर्क फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनिल जी तब तक आपसे समझ लेते हैं। आपसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि वायदा होना यहाँ पर ज़रूरी है, एक फ्यूचर प्राइस सेंस की यहाँ पर हमें समझ पड़ती है। यहाँ पर ऑफ कोर्स कॉटन के भाव बहुत ऊपर गए थे, उसके बाद काफ़ी हद तक मुनाफा वसूली भी आई, लेकिन क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें थी, उन्होंने काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस भी यहाँ पर किए। नए जो यहाँ पर सीजन है जनवरी ऑनवर्ड्स, अब यहाँ पर कोई वायदा नहीं है देखने के लिए और एग्जैक्टली जैसे ही यहाँ पर 23-24 दिसंबर हमने आता हुआ देखा, वायदा में नया काम नहीं हो सकता, वायदा यहाँ पर डिलीवरी में चला गया, एक 10% की गिरावट यहाँ पर मंडियों में देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप ये सारा प्रोसेस? तो वायदा ना होने के नतीजे तो सामने आ रहे हैं जी। एक दिन में 1000 रुपए के में गिरावट दिखाई दी और किसानों ने मजबूरन रास्ते पे आने के लिए अभी शुरुआत की है। नंदुरबार में कल हजारों किसान रास्ते पे उतरे, रास्ता रोको किया और ये जो गिरावट है ये पीछे ली जाए या गिरावट होने से रोके सरकार को, वो डिमांड कर रहे हैं। ये गिरावट क्यों हो रही है? तो जनवरी के जो वायदे होते हैं वो अक्टूबर से ही शुरू हो जाते हैं। 9 दिसंबर तक कितने अराइवल्स होगी, टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, डिमांड क्या रहेगी, इसका पिक्चर क्लियर हो जाता है और फिर जो भी इसमें ट्रेड कर रहे हैं वो अपना दाम तय कर लेते हैं। हेजिंग की भी सुविधा उपलब्ध हो जाती है और जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए वो हेजिंग कर सकते हैं। लेकिन सेबी ने इजाजत ना देने की वजह से अब आगे का कोई पिक्चर क्लियर नहीं है, तो कम से कम लॉस हो, इसलिए वो कम से कम दामों में खरीदी करने की कोशिश करेगा हर ट्रेडर, ये तो नेचुरल है। तो इसकी वजह से ये दाम गिरे हुए हैं और ये सब टेक्सटाइल लॉबी का जो प्रेशर होता है, जब जब दाम बढ़ते हैं तब टेक्सटाइल लॉबी का प्रेशर गवर्नमेंट पे आता है। अब वो उनके प्रेशर के आगे झुककर सरकार या सेबी इस तरह के निर्णय लेती है, लेकिन इससे फिर एक बार मैं कहूंगा कि इसकी मार सिर्फ किसानों पे ही पड़ती है और बहुत बुरी तरह पड़ेगी, क्योंकि पिछले साल यानी इस साल ज्यादा बारिश की वजह से वैसे ही प्रोडक्शन कम आ रहा है। किसानों ने कपास रोक के रखी, 10,000 के ऊपर जाएगा ऐसा आता था, लेकिन अब दाम तो 7,000 के दरमियान आ गए। अनिल जी, टेक्सटाइल मिलों ने यहाँ पर काफी जोर लगाया कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती हो जाए या फिर वायदा में जिस तरह की तेजी है वो यहाँ पर ना देखने को मिले और फाइनली हमने यहाँ पर नया वायदा आता हुआ देखा ही नहीं है कॉटन का। लेकिन किसानों से भी समझ लेते हैं और अंकुर बिहानी जी अब हमारे साथ राजस्थान से मौजूद हैं। अंकुर जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप कॉटन के भावों को और जो ये लगातार डिबेट बनता हुआ नजर आया है कि किसान कॉटन रोक के बैठे हैं, 10,000 के स्तरों का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही वायदा बंद हुआ एमसीएक्स में हमने देखा कि भाव बहुत जोरदार यहाँ पर गिरे भी हैं मंडियों में। आप ये पूरा प्रोसीजर, ये जो टाइमलाइन है, जिस तरह से ये चला है, कैसे देखते हैं? इसमें काफी नुकसान हो रहा है। एज अ फार्मर मैं कहना चाहूंगा कि भाई 10,000 अगर भाव रहता है तो हमें फायदा मिलेगा, अदरवाइज हमें इस क्रॉप में कुछ भी नहीं आएगा।
अब भाव आज के गंगानगर के 8,000 रुपए के भाव है, तो इसमें हमारा खर्चा भी नहीं पूरा हो पाएगा। तो हम तो सरकार से यही करते हैं कि कम से कम भाव हमें 10,000 मिले कि कॉटन का प्रोडक्शन आगे चलता रहे। अंकुर, आप कहेंगे कहीं ना कहीं किसान और टेक्सटाइल मिलों के बीच में यहाँ पर सरकार या रेगुलेटर फंसते हुए नजर आए हैं? सरकार तो कुछ ना कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि सभी अपने टेक्सटाइल मिल साउथ में भी देख रहे हैं, ज्यादातर टेक्सटाइल मिल्स बंद है, क्योंकि उनको ऊंचे भावों में जो है माल लेना पड़ रहा था और बाजार में किसानों को भाव मिल नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं सरकार। जी अंकुर, तो आप क्या कहेंगे, कहां पर एक बैलेंस बिठाने की जरूरत है ये पूरे ट्रेड में? क्योंकि किसानों को, कॉटन के किसानों को टेक्सटाइल मिलें चाहिए, टेक्सटाइल मिलों को कॉटन भी चाहिए, तो कैसे एक बैलेंस मिलेगा बीच में यहाँ? जब तक किसानों को भाव नहीं मिलेंगे और कॉटन टेक्सटाइल मिलों के पास में डिमांड नहीं रहेगी, जब तक बैलेंस बिठाना काफी मुश्किल रहेगा। हमारे साथ पंजाब से कॉटन के किसान सुधीर बिश्नोई जी भी अब यहाँ पर मौजूद हैं। सुधीर जी नमस्कार, आप कैसे देखते हैं भावों को? आप क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर वायदे में भाव चलते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि टेक्सटाइल मिलों ने कहा कि वहां पर भी बहुत तेजी है, वो भी शायद बंद करना चाहिए, जो ये सारी की सारी मूवमेंट्स रही हैं, आप कैसे देखते हैं? हम तो भाव चाहते हैं, किसान तो पूरा रोक रखा है माल और भाव मिल नहीं रहा है, फसलें भी बहुत कमजोर है, उस वजह से रुके हुए, फिर भी किसान तो मार में है चारों तरफ से। हमारे यहाँ के किसान का तो खर्चा ही पूरा नहीं होगा। हमारे को यहाँ 3 क्विंटल की औसत आई है तो किसान की, उसके हिसाब से उसका खर्चा तो 25-26 हजार रुपए पर एकड़ बैठ रहा है, उसको मिल रहा है 24-25 हजार रुपए। इस हिसाब से तो हमें भाव मिलने चाहिए किसान को पूरे। और सुधीर जी, जिस तरह से गिरावट आई है कॉटन के भावों में पिछले 2-3 दिनों में, उसे कैसे देखते हैं आप? ये तो किसान मारू है, इसकी तो किसान पे मार पड़ रही है गिरावट की। किस तरह की मांग है फिलहाल सुधीर जी बाजार में? आपको लगता है कॉटन के भाव यहां से चढ़ेंगे? लेवाली है बाजार में? लेवाली तो है जी, पर भाव चढ़ नहीं रहे। अनिल जी, आपने ऑफ कोर्स यहाँ पर दोनों ही किसानों को सुना, राजस्थान से भी पंजाब से भी कंसर्न्स हैं यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यहाँ पर नहीं निकलती है, इंतजार ये है कि कॉटन के भाव गिरे। टेक्सटाइल मिलों से हम लगातार बात करते रहते हैं, किसान कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं यहाँ पे निकल रही है। क्लियरली एक बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक मुद्दा है यहाँ पर, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत के लिए एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री के तौर पर है। मनीषा जी, आपने अंकुर जी से पूछा कि किसान और टेक्सटाइल मिल्स के इसमें सरकार फंसी है, लेकिन मैं तो ऐसा कहूंगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सरकार की साठगांठ में किसान फंस रहा है। मुझे ये बताओ, भारत से बांग्लादेश इंपोर्ट कर रहा है कपास, बहुत बड़े पैमाने में बांग्लादेश कपास जाता है, और वहां की गारमेंट इंडस्ट्री पूरी दुनिया पे राज कर रही है। तो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर कपास ले जाके उसमें प्रोसेस करके वो अगर इंटरनेशनल ट्रेड में नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो भारत के इंडस्ट्री को क्या तकलीफ है? जब जब ये ऐसा प्रेशर डालते हैं तो कपास के दाम रोके जाते हैं, लेकिन मुझे अभी तक कभी ऐसा याद नहीं कि कपास के दाम गिर गए इसलिए कच्चा बनियान के दाम गिर गए, होजियरी के कुछ दाम गिर गए, ऐसा नहीं होता है। तो बस आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, इसलिए अगर आप किसान को मार रहे हैं तो ये गलत है। अब आप कह रहे थे कि भाई इसमें क्या हल क्या है इसका? तो हल मैं ये कहूंगा, किसानों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आना है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ना है, प्रोडक्शन बढ़ना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आना है तो आपको उन्नत बीज इस्तेमाल करने चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज इस्तेमाल करने हैं, एचटी कॉटन को परमिशन देनी चाहिए। तो 6-7 हजार में भी अगर कपास बेचता है किसान तो उसको मुनाफा होता है, इंडस्ट्री को भी सस्ते मिल, तो जो होजियरी बनेगी वो भी सस्ते मिलेगी, ग्राहक का फायदा होगा, इंडस्ट्री का फायदा होगा, किसान का फायदा होगा, देश का फायदा होगा। ये बांग्लादेश कर रहा है, बांग्लादेश ने सब कुछ किया है, उन्होंने एसटीबीटी को परमिशन दिया है, हम क्यों रोक रखे हैं? तो अगर इन सबका हल है तो यह है कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी इस इंडस्ट्री में है या एग्रीकल्चर में है वो आने दीजिए, और हम भी एक्सपोर्ट करेंगे, हम भी पैसा कमाएंगे। ये इंडस्ट्री वर्सेस किसान ऐसी बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए।
इंडस्ट्री और किसान साथ मिलके जाए, अगर सरकार को कहे कि भाई ये करो तो हम सब खुशहाल रहेंगे, देश का भी भला होगा, ये इसका आंसर है, झगड़ा करना नहीं है। क्लियरली दिक्कतें यहाँ पर काफी सारी हैं, लेकिन सबको काम करना होगा। प्रॉब्लम ये है कि ये जो सारे स्ट्रक्चरल डिसीजंस या पॉलिसी मेजर्स लेने हैं वो शायद थोड़े समय में लिए जा सकते हैं, आगे जाकर लिए जाएंगे, लेकिन जो आज की चिंता है, जो आज की किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे हम यहाँ पर सॉल्व करें, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ब्रेक में जाने से पहले सुधीर जी आपसे जानना चाहेंगे, अब जिस तरह का बाजार है, जिस तरह के भाव हैं, जिस तरह का उतारा आप लोगों को मिला है, कैसी दिखती है स्थिति आगे जाते हुए? स्थिति किसान के लिए तो कमजोरी है जी। किसान को कोई फायदा नहीं मिल रहा है इसमें। और यहाँ तो हमारे अबोर में तो मिले 3 दिन से चलती है, एक दिन पूरा माल ही नहीं आ रहा है, इतना कमजोर है। और सुधीर जी, आप कॉटन के किसान कब से हैं और क्या लगता है क्या फ्यूचर है यहाँ पे? फ्यूचर तो बहुत बुरा है जी, यहाँ पर प्रोडक्शन ही नहीं है कॉटन की पूरी। अंकुर, वही सवाल आपसे भी। जी सुधीर जी, क्या कह रहे थे आप? सेम का एरिया हो गया ना, हमारे यहाँ पानी की मार पड़ रही है जी। तो उसकी वजह से हो नहीं रही है पैदा, तो उसकी वजह से यहाँ से फैक्ट्रियां ही कमजोर पड़ रही है, पूरा माल नहीं मिलता उनको। 3 दिन बंद रहती है, एक दिन चलती है फैक्ट्री। जी हाँ सुधीर जी, जैसे अनिल जी भी ने कहा कि किसान और टेक्सटाइल को यहाँ पर साथ में काम करना होगा, मिलों को और किसानों को, तभी हम देख पाएंगे कि ये पूरा का पूरा सेक्टर एक साथ में यहाँ पर आगे चल सके। अंकुर जी, आपके एक फाइनल कमेंट्स यहाँ पर लेना चाहेंगे। आपको क्या लगता है जो दिक्कतें फिलहाल हमारे सामने हैं उनका क्या निकाल है? उनका यही है कि अच्छे से जो है गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसमें करना चाहिए। जैसे कि अनिल जी अभी बता रहे थे, मैं उनकी बात से पूरा सहमत हूं कि जब तक भाव कंट्रोल में नहीं आएंगे तब तक कुछ अच्छे से नहीं हो पाता। ऑलराइट, सारा कुछ यहाँ पर प्राइसेस पे आके रुक जाता है और जो काफी हद तक यहाँ पर पॉलिसी मेजर्स से भी ड्रिवन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ती है तो वहां पर क्या किए काम किए जा रहे हैं, तो यानी कि बैकएंड में यहाँ पर काफी काम किया जाना जरूरी है। अनिल जी, एक फाइनल कमेंट आपसे भी यहाँ पर लेना चाहेंगे और ये वायदा भावों पर है। हम पीछे आपसे बात कर रहे थे कि कैसे 7 कमोडिटीज यहाँ पर इन सस्पेंशन है। अब जिस तरह से कॉटन में हमने काम होते हुए देखा है, ये 8वीं कमोडिटी है जहां पर वायदा नहीं है, रेफरेंस पॉइंट नहीं है और सीधा मंडियों में और बायर्स ने यहाँ पर इसका फायदा भी उठाया है। नहीं, अभी तो फिलहाल तुरंत कल ही इस पे जो बैन लगा है वो हटाना चाहिए, स्पेशली कॉटन पे। जो उन्होंने बैन तो नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने वायदे करने की परमिशन नहीं दी है। सिर्फ अगर परमिशन देती है तो भी काफी इसमें राहत मिल सकती है, बैलेंस एक क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर सरकार इसी तरह की या सेबी इसी तरह की अड़ियल भूमिका लेती है तो इंडस्ट्री और किसान दोनों का फायदा है, अनरेस्ट तैयार होता रहेगा, फिर लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स तैयार हो जाएंगे। इससे सबसे अच्छा है कि आप इसको रिलीज कर दीजिए और जो भी कॉटन के ट्रेड से वो शुरू करने की अनुमति दीजिए, वायदे शुरू करने की अनुमति दीजिए। यही तो प्रॉब्लम का फिलहाल हल है, अर्जेंट स्टेप लेने की जरूरत है इसमें। जी हाँ, तो काफी सारे पॉलिसी मेजर्स हैं, काफी सारे डिसीजंस हैं जो यहाँ पर लेने की जरूरत है, लेकिन जो इमीडिएट में है वो ये कि यहाँ पर वायदा देखने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से भी कुछ चाहिए। और जैसे किसानों ने कहा कि नहीं, मुनाफा नहीं है, भाव ज्यादा होंगे तभी यहाँ पर मुनाफा निकलता हुआ नजर आएगा, अदरवाइज ऑफकोर्स कंसर्न्स यहाँ पर ग्राउंड लेवल, फील्ड लेवल, फार्मर लेवल पर भी हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए। सुधीर जी, अंकुर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए हमारे साथ। इसी के लिए एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे दूसरी कमोडिटीज की, किस तरह की स्ट्रैटेजीज वहां आपको बनानी चाहिए, बताएंगे आपको। हमारे साथ अब मौजूद हैं ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज के राजीव कपूर और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। मनोज जी, आपसे पहले आपकी टॉप स्ट्रैटेजीज जानना चाहेंगे। नमस्ते मनीषा जी, यहाँ पे एग्री में 2 स्ट्रेटेजी रहेगी। कॉटन सीड ऑयल केक में 2800 के ऊपर हम देख रहे हैं कि जनवरी जो वायदा है वो बना हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिप्स में 2820 के स्तर पर बाइंग की सलाह रहेगी। 2780 का स्टॉप लॉस रखें, लक्ष्य रहेगा 2900 का। दूसरी पिक रहेगी ग्वार सीड जनवरी वायदा में। यहाँ भी हमने देखा है कि जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन वॉलेटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है, तो यहाँ भी डिप्स में 5980 के स्तर पर बाइंग की सलाह रहेगी। 5880 का स्टॉप लॉस रखें, लक्ष्य रहेगा 6150। और मनोज जी, अगर कोई टॉप कमोडिटी स्ट्रैटेजी जो आपको चूज करनी हो ट्रेडिंग के लिहाज से 2023 के लिए, तो वो क्या होगी? वर्ष 2023 में 2 कमोडिटी यहाँ पे रहेगी और वो दोनों बुलियन पेग से ही रहेगी, सोना और चांदी।
मुझे लगता है कि वर्ष 2023 जो है वो सोने और चांदी के नाम रहने वाला है। सोने में हम यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में फिर एक बार $2000 तक कीमतों को जाते हुए देखेंगे। भारतीय बाजारों में भी यहाँ पे 61 से 62,000 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और सिल्वर का आउट परफॉर्मेंस वर्ष 2023 में यहाँ पे देखने को मिलेगा। कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $30, भारतीय बाजारों में 85,000 तक की भी जाने की संभावना यहाँ लगती है। तो वर्ष 2023 के लिए बेहतर रिटर्न वाली जो कमोडिटी है वो सोना और चांदी यहाँ रह सकती है। ऑलराइट, यानी कि एग्रो में तो खरीदारी है ही, लेकिन अगले साल में आपको सोने चांदी में खरीदारी करके चलनी है। राजीव, आपसे आपके नियर टर्म टारगेट्स, नियर टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पहले लेना चाहेंगे। गुड इवनिंग मनीषा जी। जिस तरह से चाइना में अब कोविड के प्रति जो ढील दी जा रही है उससे थोड़ी इकोनॉमी ओपनिंग अप हो रही है चाइना की, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। और इसमें दो कमोडिटीज मुझे अच्छी लग रही है। पहली तो मुझे चांदी ही अच्छी लग रही है, चांदी में खरीदारी कर सकते हैं आज इंट्राडे के लिए। अगर चांदी में थोड़ा करेक्शन आए अराउंड 69,900 से 69,700 के आसपास प्राइसेस मिले तो खरीदारी कर सकते हैं। 69,300 का इसमें स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 70,600 का रखें एंड देन सेकंड टारगेट इज 71,000। दूसरी कमोडिटी मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय साइड में। जिस तरह से यूएस में भी बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म वहां पर प्रोडक्शन जो है हैम्पर हुई है, तो मुझे लगता है कि इसका असर क्रूड ऑयल के दाम पे और पड़ेगा। प्लस चाइना में ओपनिंग अप हो रहा है तो चाइना की तरफ से भी मांग निकल के आएगी, तो क्रूड ऑयल को काफी हद तक सपोर्ट मिलेगी। और प्राइस एक्शन भी इसका दर्शा रहा है कि अभी अपसाइड में और अभी रूम बाकी है। तो मुझे लगता है कि इसमें करीबन 6600 के आसपास इसमें खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। 6520 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 6750 का इसमें टारगेट लगा सकते हैं। ऑलराइट, तो चांदी और कच्चा तेल टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज फिलहाल आज के हिसाब से हैं। लेकिन राजीव जी, आपसे भी वही सवाल, अगर 2023 के लिए आपको कुछ चूज करना हो, अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐड करना हो, तो वो कौन सी कमोडिटी होगी? बता ही चुके हैं दोनों कमोडिटीज के बारे में। लगता है इंडस्ट्रियल कमोडिटीज भी अच्छा करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी देखिए हम इकोनॉमीज पे जो असर था वो काफी हद तक देख चुके हैं रिसेशन का। चाइना की तरफ से मांग निकल के आने वाली है। मुझे लगता है कॉपर कुड आल्सो बी द कमोडिटी जो कि आने वाले वर्ष में आउट परफॉर्म कर सकता है। तो कॉपर में मुझे लगता है कि अराउंड 700 रुपए के आसपास अगर करेक्शन आ जाती है तो एक खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। और 760 से 70 तक के मुझे लगता है कि टारगेट जो है पहले आधे मतलब पहले 6 महीने में भी पॉसिबल है, देखने को मिल सकते हैं। और नीचे में इसका जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है वो 670 का रखना। ऑलराइट, यानी कि आपकी फिलहाल टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और 2023 की सेम ही है। चांदी, कच्चा तेल और कॉपर पे यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। नेचुरल गैस में आप कैसे देखते हैं प्राइसेस राजीव, क्योंकि यहाँ पर उठापटक जारी है और अपने बैंड के निचले स्तरों पर फिलहाल यहाँ पर कारोबार होता हुआ? जी देखिए मनीषा जी, लास्ट शो में जिस तरह से मैंने बताया था कि 400 रुपए के आसपास एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहां पर नेचुरल गैस सपोर्ट ले सकती है। तो अप्रोक्सीमेटली 402 के आसपास से प्राइसेस जो है सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि जब तक 380 के स्तर के नीचे सस्टेन नहीं करता है नेचुरल गैस, थोड़ा निचले स्तरों पे नहीं बेचना चाहिए। इनफैक्ट थोड़ा पुल बैक का वेट करना चाहिए। और प्राइसेस जब 500 के आसपास हो तो वहां पर थोड़ा सोचा जा सकता है शॉर्ट साइड जाने का। बट फिलहाल मुझे करंट लेवल्स के आसपास थोड़ा शॉर्ट से बचने की एडवाइस दूंगा। इनफैक्ट 400 रुपए के आसपास अगर आए तो एक 380 के एक स्टॉप लॉस से थोड़ा सा बाय का स्प्रेड भी इनिशिएट किया जा सकता है। थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है, बट काफी चांसेस है कि यहाँ से पुल बैक देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी एक पुल बैक हम देख भी रहे हैं इसमें, तो मुझे लगता है कि पुल बैक कंटिन्यू भी कर सकता है। एक फाइनल सवाल राजीव आपसे, और ये एल्यूमिनियम पे है, क्योंकि ज्यादातर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की भी यही राय है कि कॉपर आपका टॉप ट्रेड यहाँ पर रहना चाहिए, लेकिन दूसरे नंबर पे यहाँ पर एल्यूमिनियम को जताया गया है। पावर राशनिंग जो हमने यहाँ पर यूरोप में और चाइना में आते हुए देखी है, उसका असर शायद यहाँ पर है, लेकिन क्या यहाँ पर भी सस्टेनेबल तरीके से बढ़त की उम्मीद है? कुछ इस तरह का दिखा रहा दुनिया में भी थोड़ा बॉटमिंग आउट ऑफ फॉर्मेशन दिख रहा है चार्ट्स पे। अगर हम बात करें पिछले 5-6 महीने की, तो जो एल्युमिनियम है 215-16 से और 190 रुपए के दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो 220 के अगर ऊपर एल्युमिनियम सस्टेन करता है, मुझे लगता है कि एल्युमिनियम में एक रैली काफी ओवरड्यू है जो कि कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके पीछे ट्रिगर हो सकते हैं कि जैसे चाइना में ओपनिंग अप हो रहा है, प्लस थोड़ा इकोनॉमीज में थोड़ा रिकवरी देखने को मिल सकता है। और पावर के केस में भी इसमें एल्युमिनियम की मांग आ सकती है। तो मुझे लगता है कि 220 के ऊपर अगर एल्युमिनियम सस्टेन करता है, देन
इसकी रैली बन सकती है विच कैन टेक इट टुवर्ड्स 240 टू 250। तो एल्युमिनियम में अनडाउटेडली एक चार्ट्स पे तो बॉटमिंग आउट दिख रहा है, और नीचे में देखिए अगर 200 190 के नीचे अगर एल्युमिनियम सस्टेन करता है देन थोड़ा सा हम इसमें बेरिश देख सकते हैं, बट अभी फिलहाल चांसेस ऑफ गोइंग अप इज वेरी हाई। ऑल राइट, डन। एक और सवाल, फाइनल सवाल मनोज जी आपसे, और क्योंकि आपने बाकी कमोडिटीज की तो यहाँ पर बात की, लेकिन एक बार जीरे की बात भी करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह की तेजी यहाँ बनते हुए नजर आई है, क्या उस तरह की रिपीट परफॉर्मेंस अगले साल बन सकती है? नहीं मनीषा जी, यहाँ पे फंडामेंटल्स जो है काफी टाइट थे, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम था, और जो एक्सपोर्ट डिमांड बेहतर थे, इसलिए हमने एक अच्छी जो है परफॉर्मेंस जीरे की देखी है। कीमतें ऑलमोस्ट डबल जो है हो चुकी है पिछले एक साल की अगर बात करें, तो मेरा मानना है कि यहाँ तेजी कहीं ना कहीं वर्ष 2023 में रुकती हुई नजर आएगी। यहाँ पे ऑलरेडी ये ओवरबॉट सिचुएशन में जो है कमोडिटी चली गई है, तो अब यहाँ पे बड़े रिटर्न्स की जो है उम्मीद नहीं लगा के चलना चाहिए। हाँ, अभी फंडामेंटल मजबूत है, तो 10-12% की बढ़त और वर्ष 2023 में देखने को मिल सकती है, लेकिन जो रिस्क रिवार्ड है वो उतना फेवरेबल नहीं है जितना कि बाकी दूसरी कमोडिटीज में यहाँ बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, तो ये ऑफकोर्स क्यूएस है यहाँ पर एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के लिए। ये साल खत्म होने में ट्रेडिंग डेज के हिसाब से देखें तो 3 दिन ही बचे हैं, तो हमने आपको वो सभी स्ट्रैटेजीज जो आपको फिलहाल यहाँ और एक स्पिल ओवर केस में 2023 में बनानी है, उन सब के बारे में बात करने की कोशिश की है। राजीव जी, मनोज जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पे अपनी राय भी देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।